बीट फ्रीक्वेंसी। अब डिराइव करके देखते हैं कि इसका फॉर्मूला ऐसा क्यों आता है। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि अगर तुम दो साउंड वेव लो जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग अलग हो और इन्हें इंटरफेयर करवाओ तो तुम्हें बीट सुनाई देने वाला है। अब बीट साउंड की लाउडनेस में फ्लक्चुएशन को कहते हैं। यहाँ पे साउंड लाउड सुनाई देगी, फिर यहाँ पे सॉफ्ट, फिर यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देने वाली है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साउंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है और यहाँ पे साउंड डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है और यहाँ पे वापस से साउंड कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है। तो कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और फिर कंस्ट्रक्टिव, इसे हम कहते हैं एक बीट। और एक सेकंड में ये जितनी बार हो इसे हम कह देते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसका मॉड ले लेते हैं। अब आप इस वीडियो में डिराइव करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम पीरियड को कैलकुलेट कर लें, टाइम पीरियड को, और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लें। देखो, फ्रीक्वेंसी और पीरियड ये तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल ही होती है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है बीट फ्रीक्वेंसी, तो अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं बीट की पीरियड। तो देखो, पीरियड होती है एक कंप्लीट साइकिल में लगने वाला समय। तो यानी कि बीट पीरियड हो जाएगी एक बीट में लगने वाला समय। और यहाँ पे एक कंप्लीट बीट ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन। ये देखो, ये है मैक्सिमम पीक, यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से दूसरे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तक की ड्यूरेशन, ये हो जाने वाली है हमारी पीरियड ऑफ द बीट। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारी बीट स्टार्ट हो रही है कहीं यहां से, जब दोनों वेव्स कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, यहां पे कहीं। अब इसके बाद ये दोनों वेव्स आउट ऑफ फेस हो जाते हैं और उसके बाद फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कुछ इतने समय के बाद, एक बीट की पीरियड के बाद। तो इसे हम कह देंगे कि यहाँ पे बीट हमारी खत्म हो जा रही है। ये हो गई हमारी कंप्लीट एक बीट। और यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा वो हो गया बीट का पीरियड। ये एक्सिस है टाइम की एक्सिस, तो ये ड्यूरेशन ये होने वाला है एक बीट की पीरियड। अब हम क्या करते हैं कि बीट की पीरियड को कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर वेव की पीरियड के टर्म्स में। देखो, यहाँ मैं इसे हटा देता हूँ और वेव नंबर 2 को भी हटा देता हूँ। ये हो गई हमारी केवल वेव नंबर 1, ग्रीन वाली वेव, और इसकी पीरियड मान लो कि कुछ t1 सेकेंड्स है। यानी कि दो पीक के बीच की ड्यूरेशन ये होने वाली है t1 सेकेंड्स के बराबर, t1। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं tb को t1 के टर्म्स में। देखो, हम ये देखते हैं कि एक बीट के अंदर कितनी कंप्लीट साइकिल है ग्रीन वाली वेव की। तो ये हो गई एक साइकिल, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7। तो यानी कि ग्रीन वाली वेव की 7 कंप्लीट साइकिल है एक बीट के अंदर, और एक कंप्लीट साइकिल में लगते हैं t1 सेकेंड्स। तो यानी कि यहाँ पे लगने वाले हैं टोटल 7 t1 सेकेंड्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि 7 t1 सेकेंड्स ये बराबर होने वाला है एक बीट पीरियड के। 7 t1 दिस इज इक्वल टू 1 बीट पीरियड tb। अब देखो, वैसे तो तुम्हें इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ग्रीन वेव की 7 साइकिल्स ये बराबर है एक कंप्लीट बीट के। वैसे जनरली ये नंबर कुछ भी हो सकता है, किसी और डायग्राम में कुछ ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8.9 हो सकता है, कुछ भी नंबर ये हो सकता है। तो इसे जनरलाइज करने के लिए मैं लिखने वाला हूँ 7 के जगह पे एक n1 इंटू t1 ये बराबर होने वाला है tb के। अब आप ये सेम चीज करते हैं सेकेंड वाली वेव के लिए भी। तो यहाँ मैं वेव नंबर 1 को हटा देता हूँ, ये आ गई मेरी वेव नंबर 2। हाँ, अब मान लेते हैं कि वेव नंबर 2 की पीरियड ये कुछ है t2 पीरियड है। तो यानी कि हर दो पीक के बीच का जो ड्यूरेशन होने वाला है ये t2 सेकेंड्स के बराबर होने वाला है। अब आओ काउंट करते हैं कि एक बीट के अंदर कितनी साइकिल्स है इस पिंक वाली वेव की। तो ये हो गई एक साइकिल, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 6 इंटू t2 ये बराबर होने वाला है एक बीट पीरियड के। तो लिख लेते हैं 6 इंटू t2 ये बराबर होने वाला है tb के। अब इसे मैं जनरलाइज करने के लिए, इस नंबर को जनरलाइज करने के लिए मैं कुछ n लिख देने वाला हूं। तो हम लिखेंगे n2 इंटू t2 ये बराबर हो जाएगा tb के। लेकिन अगर तुम हमारे एग्जाम्पल पे ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि नंबर ऑफ साइकिल्स कवर्ड बाय वेव नंबर 1 वो थी 7, और यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स कवर्ड बाय वेव 2 वो थी 6। यानी कि वेव 2 एक साइकिल कम कवर कर रही है वेव 1 से। तो यानी कि मैं जनरलाइज करके ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे n2 ये हमेशा n1 से एक कम होने वाला है। यानी कि n2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ n1 माइनस 1, n1 माइनस 1।
अब आओ इसे ऐसे समझते हैं, मैं पहली वाली वेव को वापस लेके आने वाला हूँ। हाँ, अब देखो दोनों वेव्स कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं यहाँ इस सेकंड पे। अब यहीं से तो हमारी बीट चालू हो रही है। अब अगर मैं पिंक वाली वेव की बात करूँ तो कुछ t2 सेकंड के बाद मुझे मिलता है पिंक वाली वेव की पहली पीक, फर्स्ट पीक। और ये फर्स्ट पीक ग्रीन की फर्स्ट पीक से थोड़ा सा आगे है। थोड़ा सा टाइम गैप है यहाँ पे, इतना टाइम गैप। अब सेकंड पीक के बीच में टाइम गैप देखें तो ये रही दोनों की सेकंड पीक। पिंक की सेकंड पीक ये कुछ इतना आगे है ग्रीन की सेकंड पीक से। थर्ड पीक ऑफ पिंक ये कुछ इतना आगे है ग्रीन की थर्ड पीक से। फोर्थ पीक इतना आगे है, फिफ्थ पीक इतना आगे है, और सिक्स्थ पीक टाइम में कुछ इतना आगे है। इनफैक्ट पिंक वेव की सिक्स्थ पीक ये ग्रीन की सिक्स्थ पीक से इतनी आगे होगी कि ये ग्रीन की सेवेंथ पीक से कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिर से, और यहाँ पे हमारी बीट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो ये ग्रीन वेव की पीरियड ये थोड़ी छोटी थी, इसलिए ये ग्रीन वेव ये जल्दी जल्दी अपने साइकिल को कंप्लीट कर पा रहा है। और जब ये सेकेंड टाइम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तब तक ग्रीन वेव ये एक साइकिल एक्स्ट्रा काट चुका होगा। तो यानी कि अगर दो वेव्स ये इन फेज चालू कर रहे हैं अपने मोशन को, तो फिर से जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना तब तक एक वेव दूसरी वेव से एक साइकिल, एग्जैक्टली एक साइकिल ज़्यादा काट चुकी होगी। और इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये पिंक वेव जिसकी पीरियड ज़्यादा बड़ी थी ये एक साइकिल कम काटेगी कंपेयर टू ग्रीन वाली वेव। अब अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। इस बार मैंने एक ब्लू और एक येलो कलर की वेव ली है, और ये दोनों ही कंप्लीटली इन फेज स्टार्ट कर रहे हैं, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है। अब देखो इस बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे, दोनों की वैल्यूज कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं। अब देखो मेन फंडा ये है कि दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में, यहाँ पे पहली और सेकेंड वाली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में एक वेव एक साइकिल एक्स्ट्रा काट चुकी होगी इन कंपैरिजन टू दूसरी वेव। आओ इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दोनों की वैल्यूज कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा वेट करूं तो ब्लू वाली वेव की सेकेंड वैली ये येलो की सेकेंड वैली से थोड़ा सा आगे चली गई होगी। फिर थोड़ा समय बाद ब्लू की थर्ड वैली ये येलो की थर्ड वैली से थोड़ा और आगे चली गई होगी। फिर ब्लू की फोर्थ वैली ये येलो की फोर्थ वैली से थोड़ा और आगे चली गई होगी। फिर ब्लू की फिफ्थ वैली ये येलो की फिफ्थ वैली से थोड़ा और आगे चली गई होगी। और इस बार ये इतना आगे चली गई होगी कि ये अब येलो की सिक्स्थ वैली इससे ओवरलैप कर रही है, और यहाँ पे हो रहा है फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो ये है ब्लू की फिफ्थ वैली, और ये कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है येलो की सिक्स्थ वैली से। यानी कि इस बार मैं कहूंगा कि येलो वाली वेव ये एक साइकिल आगे चली गई है। अब ऐसे ही तुम और सारे एग्जाम्पल लेके खुद से करके देख सकते हो। हमेशा यही होगा कि दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में एक वेव एक साइकिल आगे चली जाती है दूसरी वेव के कंपैरिजन में। अब आओ वापस आते हैं। हमारे पास थी एक पिंक और एक ग्रीन वेव, और ये दोनों बीट्स बना रही थी। मैंने बीट की पीरियड को लिख दिया ग्रीन वाली वेव के पीरियड के टर्म्स में, TB इज इक्वल टू N1T1। और सिमिलरली मैंने बीट के पीरियड को लिख दिया पिंक वाली वेव के पीरियड के टर्म्स में, N2T2 इज इक्वल टू TB। फिर मैंने देखा कि ये पिंक वाली वेव ये एक साइकिल कम काट रही है दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में, यानी कि N2 ये हो जाने वाला बराबर N1-1 के। तो मैंने लिख दिया N1-1T2 इज इक्वल टू TB। अब मेरे पास आ गए हैं दो इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं N1 की वैल्यू को एलिमिनेट कर देने वाला हूं। मैं यहां से N1 की वैल्यू उठा के इसमें डाल दूंगा, और फाइनली मेरे पास आ जाएगा TB जो कि है बीट की पीरियड, ये बराबर हो जाने वाली है T1 फर्स्ट वेव की पीरियड इंटू T2 सेकेंड वेव की पीरियड डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये मैंने तुम्हारे लिए पहले ही से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब देखो मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि मैं इस TB का रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/TB, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट FB इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। अब आओ इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं लिखूंगा T2 दिस इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1 इंटू T2, T1 इंटू T2, T1 को मैं अब लिखने वाला हूँ T1 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2, T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2, T2। अब दोनों साइड में T2 से डिवाइड कर दूंगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 1/T1, और यहाँ ऊपर नीचे T1 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास बच गया 1/T2। तो मेरे पास बच गया 1/T1 माइनस 1/T2, और T1 ये तो है टाइम पीरियड ऑफ वेव 1, और T2 ये तो है पीरियड ऑफ वेव 2। तो 1 बाई पीरियड ये होती है फ्रीक्वेंसी के बराबर।
तो 1/t1 ये हो जाने वाली है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 1 और 1/t2 ये हो जाने वाली है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 2, f1 माइनस f2, और ये बराबर होने वाला है बीट फ्रीक्वेंसी के, बीट फ्रीक्वेंसी। और यही तो हमने कैलकुलेट किया था पहले भी। बीट की फ्रीक्वेंसी ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 2। वैसे तुम्हें याद होगा कि बीट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में एक मॉडुलस का साइन भी आता है, जो कि हमें बताता है कि बीट की फ्रीक्वेंसी ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आ सकती है। वैसे यहाँ पे हमने मॉडुलस का साइन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि बड़ी ही सावधानी के साथ मैंने डेरिवेशन करते समय ही जो बड़ी फ्रीक्वेंसी थी ना उसे ही f1 मान ली थी, तो यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए मैं यहाँ पे बीट की फ्रीक्वेंसी में ये एक मॉडुलस लगा देता हूँ, ठीक है। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमें पता लगाना था कि बीट की फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। अब इसके लिए हमने पता लगाया कि एक बीट में कितना समय लग रहा है, पीरियड क्या है एक बीट का। अब इसके लिए हमने मान लिया कि हमारी दो वेव्स ये स्टार्ट कर रही हैं इन फेस। फिर हमने ये देखा कि हमें कितना वेट करना पड़ेगा जिसके बाद ये दोनों वेव्स फिर से इन फेस हो जाएं, और यही टाइम हो जाएगी हमारी बीट की पीरियड। और इसका रेसिप्रोकल लेके हमने बीट की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया।